देखिए, एक 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, फिर 22 जनवरी। 9 दिसंबर को क्या हुआ है? पहली मीटिंग। इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी तौर पे किसको? डॉक्टर सत्यनारायण। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी। 13 दिसंबर को उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी को इसी उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार किया। 4 डेट आपको ये बताई। इसके बाद अगली 4 डेट बताई थी। एक आपकी आ जाएगी 22 जुलाई 1947। अगली डेट आपकी आ जाएगी 26 नवंबर 1949। फिर एक डाटा दी 24 जनवरी 1950। फिर एक डेट आ जाएगी 26 जनवरी 1950। 4 डेट हो गई। 22 जुलाई को क्या है? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर को संविधान हमारा बनके तैयार हुआ। प्रस्तावना के अनुसार इसी डेट पे संविधान हमारा बनके तैयार हो गया। 24 जनवरी अंतिम बैठक हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लोगों को एक्सेप्ट किया गया। कौन कौन से? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति। 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। तो संविधान यहाँ पे बन गया, तो लागू करने में 2 महीने लेट क्यों किया? कब क्या गया? 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था? अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसीलिए हमने संविधान कब लागू किया है? 26 जनवरी 1950। बैठे क्या हो गया? क्या हो गया? तो ये 4 डेट, यहाँ 8 डेट ये हो गई हमारी की। इसके बाद और क्या क्या हुआ है आगे करने? फिर हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ, इसके बारे में आपको बताया गया था कि लिखा जिस व्यक्ति ने था, हस्तलिखित, हाथ से लिखा था। किस व्यक्ति ने लिखा था? नाम क्या था उनका? देव बिहारी नारायण राजदाना। कौन सी भाषा में लिखा गया? भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसकी डिजाइनिंग किसने की थी? नंदलाल घोष ने की थी। और आपको बताया गया था इसके बाद जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, इसमें कितने आर्टिकल्स थे? उसमें 395 आर्टिकल्स थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8। भाग कितने थे? 22। प्रेजेंट में अगर देखें आर्टिकल्स कितने हैं? लगभग 460 के आसपास। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 25 हमारे भाग हैं। अनुसूचियां हमारी चल रही हैं। 12 अनुसूचियों में आपकी 7 अनुसूचियां हो चुकी हैं। एक एक करके 7 तक बता दो। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी में वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ। चौथी में सीटों का आवंटन। कहाँ पर? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में शेड्यूल्ड एरिया। कहाँ कहाँ पर? जितनी भी पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ के, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ के। पूर्वोत्तर के राज्यों में ट्राइबल एरिया कौन सी में है? 6वीं में। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य? नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हमारे। 7वीं में 3 सूचियां, ठीक है, 3 सूचियां दी। कौन कौन सी? तीनों सूचियों में जो हमारी संघ सूची यूनियन लिस्ट है, उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद, पार्लियामेंट बनाएगी। और स्टेट लिस्ट पे विधानमंडल, और कॉन्फ्रेंस पे, संप्रति पे दोनों लोग बनाएंगे। इसके अलावा इन तीनों में शामिल नहीं है तो अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट विषय पे कानून कौन बनाता है? संसद बनाएगी। ठीक है, अपशिष्ट विषय का कोई एग्जाम्पल दे दो। साइबर क्राइम वगैरह सब किसमें आ जाएंगे? जैसे डीपफेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितनी आज की नई टेक्नोलॉजी है, इनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसको क्या कहेंगे? अपशिष्ट विषय में शामिल करेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा कोई मैटर ही नहीं रहा होगा। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो किसी ने सोचा होगा कि हाँ जो है कोई ऐसा भी हो सकता है कि हाँ इतना बड़ा छोटा सा कार्ड टाइप का प्लास्टिक का कार्ड चलेगा, उसमें जाके कोई पैसा निकाल लेगा। ऐसा उस समय सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा। आज ये टेक्नोलॉजी है, तो ये चीजें उस समय नहीं थी। इनको क्या कहते हैं? अपशिष्ट विषय कहते हैं। यहाँ तक हमारी हो गई 7वीं अनुसूची तक। अब 7 के बाद आगे भी देख लेते हैं और कौन कौन सी अनुसूचियां। अनुसूची आपको तारीख पता होनी चाहिए कि कौन सी अनुसूची में क्या है। अगली हमारी आ जाती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बाद देखो हमारे यहाँ भारत में कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी है? हिंदी। तो ऐसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को संरक्षण दिया गया। कुल 22 भाषाएं हमारी हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय 22 नहीं थी।
संविधान बना था मूल संविधान, वहां पर कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। मतलब इसको घटाओगे कितनी आ जाएंगी? 8 भाषाएं। मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई, कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा। इन 8 भाषाओं को 3 संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। एक संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, एक भाषा इसके माध्यम से जोड़ी गई। दूसरा है हमारा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 91 मिलेगा, 91 में आया है, 92 में लागू हो गया, ऐसे 71वां संविधान संशोधन 1992। एक और है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऐसे करके 3 संविधान संशोधन हमारे हैं जिनके माध्यम से इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अब कौन कौन सी भाषा कैसे कैसे करके जोड़ी गई? देखो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी, वो भाषा कौन सी थी? सिंधी। सिंधी को हमने अपनी भाषा में के तौर पर शामिल किया गया है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? नेपाली, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है कोंकणी। 3 भाषाएं हमारी ऐसी हैं जिनको हमने कब जोड़ लिया है? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बची 4 भाषाएं। 4 भाषाएं कब जोड़ी गई हैं? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये देखो कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं हमने कब जोड़ ली हैं? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। याद करने के तौर पे इसे ध्यान रखो, एक भाषा पे कर लिए तो आराम से याद रहे, कौन सी है? सिंधी। इन भाषाओं में एक आपको ट्रिक चलती है नमक, ऐसा करके ध्यान रखो, नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो 3 भाषाएं हमारी कब जोड़ी गई हैं? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल नहीं की गई? इन 3 मिलेगी इन्हीं में से, ठीक है, इन्हीं भाषाओं में से आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन 3 को आपको छाट देना है। वो कौन सा हो जाएगा? 71वां, और जो इनके अलावा आ जाए उसको हटा देना। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद करने के का फार्मूला ध्यान रखो, नमक। मैथ में फार्मूला चलता है बोडोमॉस, बोडोमॉस ऐसे करके पढ़ते हैं लोग। बोडोमॉस आता है, मैथ का एक जोड़ घटाना वाले बोडोमॉस आता है। ये इन 4 भाषाओं का बो से बोडो, डो से डोगरी, मान से मैथिली, सा से संथाली। ठीक है, ऐसा ये 4 भाषाएं हमारी कब जोड़ी गई हैं? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसका एक तरीका अपना ध्यान रखो, हमारी एक मेडिकल की डिग्री होती है BDMS, सुनी होगी BDMS। कुछ डॉक्टर्स होते हैं उनके आगे आपको एक डिग्री होती है BDMS। तो ऐसे तो B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई हैं? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। 3 भाषा जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा और सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है ये भी ध्यान रखना है, और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई ये भी ध्यान रखना है। ये कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी जोड़ी गई? मतलब 8। एक भाषा सिंधी 21वें संविधान के द्वारा, 3 भाषाएं 71वें संविधान द्वारा, 4 भाषाएं 92वें संविधान द्वारा। और एक याद करने का तरीका ऐसे 21 71 जोड़ो कितने आ जाएंगे? 92। अब 1 और 3 जोड़ो कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है, तो 21वें के द्वारा 1, 71वें के द्वारा 3, ये वाले अगर भूल भी जाए तो जोड़ दो कितना हो जाएगा? 92। और 92 के द्वारा कितने हो जाएगा? 1 और 3 4। अब कौन कौन सी भाषा कब है ये आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक की ध्यान रखो, कैसे करनी है। इसकी ट्रिक कौन सी है? नमक। इसकी ट्रिक कौन सी है? बोडोमॉस या फिर BDMS। ये कौन सी सूची में है? 8वीं। इतनी तो हमारे मूल संविधान में थी, बाकी 4 और बची हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये मूल संविधान में नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया। तो कौन कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई उसको देखने से पहले इसको लिख लो, 7 के आगे उसी का आगे लिख लो। ऐसी करके उतार दो, ऐसी करके उतार दो, लिखा दे। हाँ, ऐसी करके उतार दो, शॉर्ट में लिख लो, ज्यादा सही है। ऐसे करके उतार दो।
ठीक है, ये हमारी 8 अनुसूचियां हो गई हैं जो मूल संविधान में थी। अब बाकी की अनुसूचियां कौन कौन सी हैं इसको देखते हैं। एक हमारी अनुसूची हो जाएगी 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची, फिर 11वीं अनुसूची और फिर 12वीं अनुसूची। 4 अनुसूचियां हैं। जब ये बाद में जोड़ी गई हैं तो किसी न किसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई होगी। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला संविधान संशोधन किया गया और पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया था, इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून। इसमें कहा यह गया था कि अगर कोई कानून ऐसा है जिसको भूमि सुधार के लिए लाया गया है और वो 9वीं अनुसूची में शामिल विषय पर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अभी आप ये लोग देखेंगे हमारे संविधान में कुछ हम लोगों के अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक ये हम लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कि अगर इनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत रिकॉर्ड देने कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के तहत रिकॉर्ड देने कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे फंडामेंटल राइट है। इसी के बाद अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक यहाँ पे दिए गए डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक, ये राज्य के कर्तव्य है। ये भी अधिकार, ये भी अधिकार, दोनों हमारे अधिकार हैं। लेकिन दोनों में बेसिक कुछ अंतर ये है कि इन वाले अधिकारों को अगर राज्य नहीं दे रहा है तो हम जबरदस्ती ले लेंगे, ठीक है। अगर राज्य नहीं दे रहा है तो हम कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जाएंगे, राज्य से जबरदस्ती ले लेंगे। लेकिन जो डीपीएसपी वाले हमारे अधिकार है, इन अधिकारों को देने की जिम्मेदारी राज्य की है, लेकिन वो छोड़ देगी समय कि अभी परिस्थितियां संभव नहीं है। जब परिस्थितियां थोड़ी सी सुधर जाएंगी तो ये वाले अधिकार दे देंगे। इनको लेकर हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है। छोटा सा अंतर ही होता है। ये एक तरीके से राज्य की कर्तव्य है कि राज्य ऐसा काम करेगा। जैसे ही डीपीएसपी को लागू करने का राज्य प्रयास करेगा, अपने आप समझौता किसके साथ हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। जैसे मान लिया अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, जैसे आपको हमारा यहाँ पे एक अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक। लेकिन पहले ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, 2003 से पहले था। इसको इसलिए शामिल किया गया था अनुच्छेद 45 में कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ये हमारा एक डीपीएसपी था उस समय, शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा। लेकिन अगर राज्य ऐसा प्रयास नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते थे। अब अगर हमारे लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21(a) के तहत, तो ये मौलिक अधिकार हो गया। पहले इसलिए चलता था कि अगर राज्य ऐसा प्रयास करेगा तो सीधी सी बात है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पूरा स्कूल बनाना पड़ेगा, भूमि अधिग्रहित करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। उस समय संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, मतलब कोई हमारी संपत्ति बिना जायज विजन के हमसे नहीं ले सकता था, हमारा मौलिक अधिकार था। अब राज्य स्कूल बनाने जा रहा है, हमारी जमीन आएगी बीच में। अब राज्य कह रहा है कि आप पैसा ले लो, जमीन दे दो। हम तो नहीं, बाबा के हाथ दिए, बाबा नाराज हो जाएंगे, बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन बाबा नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट रुक गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या हो गया, रुक गया। अगर इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो जबरदस्ती जमीन छीननी पड़ेगी। जब जबरदस्ती जमीन छीनेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो जैसे ही डीपीएसपी को लागू करेंगे अपने यहाँ मौलिक अधिकारों के साथ क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। तो सड़क बन रही है बहुत लंबी, हमारे सड़क का प्रोजेक्ट चल रहा है, रास्ते में सीधी सड़क ऐसे करके एकदम सीधी ऐसे करके जा रही है, पूरी जमीन का अधिग्रहण हो गया, बीच में किसी का ऐसे करके लंबा लंबा खेता। अब वो दे ही नहीं रहा, करना हम तो ले लेंगे अपना, चाहे वो ऐसे करके घुमाई के लेके जाओ, चाहे नहीं करके लेके जाओ, समस्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो संपत्ति का अधिकार क्या था, हमारा मौलिक अधिकार था, आपको हटा दिया गया है। तो ऐसे में डीपीएसपी को भी लागू किया जा सके और मौलिक अधिकारों के साथ भी समझौता ना हो, इसके लिए ये उचित जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। इसमें कह दिया कि अगर भूमि सुधार से संबंधित हम कोई कानून लेके आते हैं तो इन कानून को आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते।
कि लो हमारी संपत्ति दे दी, हमारी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये हमारी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मतलब ये है कि ऐसे कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। ये सब होता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको बोलते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते, मतलब किसी भी कानून को जब पारित कर दिया जाता है तो उस कानून के लिए हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाएंगे। ऐसा कोई कानून है 9वीं अनुसूची का तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विवाद आया था, उस विवाद का नाम है वामन राव केस। इस केस का नाम ध्यान रखना है, 1981 का एक केस है वामन राव केस। इस वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का मौलिक ढांचा है, वहाँ इस मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकते। मतलब जुडिशियल रिव्यू कराना ही कराना है, चाहे कैसा भी कानून हो, हम चाहें तो उस कानून को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल किए जाते हैं अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया इस अनुसूची का, हम चाहें तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। इस केस के बाद हम इस सभी मामलों को जो बात किए आएंगे, इस सभी मामलों को हम कहाँ लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची कब शामिल की गई है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें क्या है, भूमि सुधार से संबंधित कानून है। वामन राव के 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे किसी भी मामले को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक अगली अनुसूची आ रही है, कौन सी है, 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है 10वीं अनुसूची, पहला तो ध्यान रखो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा एक अनुसूची जोड़ दी गई है, वो अनुसूची है 10वीं अनुसूची। वो होता क्या है, ये लाने का कारण ये था, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे संसद में हमारे कितने सदस्य हैं, लोकसभा में 543। हमारे यहाँ कौन सा शासन सिस्टम अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता ये है कि 543 का आधा करोड़ कितना आ जाएगा, 273, 272, 272 हो जाएगा। इसका बहुमत निकालने कितना आ जाएगा, और इधर कितना रह जाएगा, 271। तो ये मतलब 550 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं, 545 है। और इसको बाद में निकालने कितना आ जाएगा, 273 और 272 ऐसे करेंगे। तो 545 में से जिसको भी 273 सीटें मिल जाएंगी वो क्या करेगा, वो अपनी सरकार बना देगा। इस तरीके से बहुमत हम लोग बोलते हैं। अब जब बहुमत के लिए हमको 273 सीटें चाहिए हैं, मान लिया यहाँ पर इलेक्शन हुआ और बीजेपी की जो वर्तमान में सरकार है, इस बीजेपी की सरकार को कितनी सीटें मिली हैं, 273 सीटें मिली है। और हमने माने दो ही पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरी कौन सी है, कांग्रेस। दूसरी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है, 205। ऐसा करके मान लीजिए, एक केवल मान के चल रहे हैं कि दो ही पार्टी है, बीजेपी को 273 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को कितनी मिली हैं, 272। सरकार कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी बीजेपी की पार्टी। लेकिन राहुल गांधी सोच रहे ये खाली एक वोट है क्या, एक अगर सीट और मिल जाती तो चक्का वाली कुर्सी घूम रहे होते। ये वोट से क्या रहे, ये सीट से क्या रहे, पीछे रह गए। अब इन 273 में से 273 को तो मंत्री बना नहीं सकते। अभी आगे अगर हम लोग देखेंगे मंत्रियों की अधिकतम संख्या लगभग क्या है, लोअर हाउस का मैक्सिमम 15% की मंत्री हो सकते हैं। तो ये कितने हो सकते हैं मंत्री लगभग केंद्र में, 81 हो सकते हैं। 81 लोगों को इन्हें मंत्री बना लिया, बचे रह गए कुछ और बाकी। उनमें से कांग्रेस ने एक व्यक्ति को लालच दिया कि जो वो खाली सांसद बने हुए हो, हमारी तरफ आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम्हें क्या करेंगे, गृह मंत्री बना देंगे। तो तुरंत वो सांसद बना रहेगा या तुरंत चला जाएगा, अगर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन ना हो उसमें तो तुरंत चला जाएगा। यहाँ पे है खाली सांसद है, जैसे ही कांग्रेस में जाएंगे तुरंत क्या हो जाएंगे, गृह मंत्री बना देगा। तो बना रहेगा तो बीजेपी में तुरंत चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। ठीक, तो तुरंत यहाँ से एक कैंडिडेट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब तुरंत यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, 273
जाएंगे 272। अगले दिन जैसी घटना होगी तुरंत कांग्रेस वाले क्या करेंगे, ये कभी का प्रस्ताव लेके आएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी और सरकार किसकी बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में होगा ये हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिकल साइंस में पता है, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब सांसदों और विधायकों की खरीद बिक्री। अगर ये व्यक्ति इधर आएगा तो ये लालच दे रहे, एक प्रकार की खरीद ही है कुछ भी चाहे, तो ये लीगल है इलीगल है, तो लीगल काम हो गया। ऐसी सिचुएशन में सरकार का स्थायित्व तो नहीं है, जब चाहे सरकार गिर जाएगी। तो इसके लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1985 में, और एक कानून लाया गया था, उस कानून का नाम था दल बदल विरोधी कानून। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें होता यह है कि अभी इन्हें जैसी लालच दिया कि हमारी तरफ आ जाओ तो गृह मंत्री बना देंगे, तो जब तक ये कानून नहीं था तब तक ये चले जाते। लेकिन अब हुआ ये है कि इस कानून के माध्यम से जिस व्यक्ति ने, जिस सांसद ने जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है, पूरे 5 साल तक उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर दूसरी पार्टी में जाए, दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़े और दोबारा जीत के संसद में पहुंचे, तब जाए दूसरी पार्टी। इतना बड़ा रिस्क लेंगे खाली गृह मंत्री बनने के चक्कर में, पता लगे सांसद भी चली जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक बार जीते और दोबारा जीत जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अब ये जाएंगे क्या, अब नहीं जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून। मतलब जिस पार्टी के टिकट पर जो सदस्य चुन के पहुंचा है उसी पार्टी में रहेगा। अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो पहले अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, सदस्यता छोड़े, दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, ठीक है, चाहे विधायक मतलब सांसद बने रहे, चाहे अपना मंत्री बना रहे, अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है। ये कानून कहलाता है हमारा दल बदल विरोधी कानून। अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर आपसे इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें अगर पूछी जाए, मेंस में लिखने के अगर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव बात अगर पूछी जाए, ऐसे समझ लो, दल बदल विरोधी कानून अगर लाया गया है तो इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव रीजन एक ये हो गया पॉइंट कि इससे सांसदों की अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लग गया, ठीक है। अब सांसद अपनी बात नहीं कर सकते कुछ भी संसद में, वही बोलेंगे जो उनकी पार्टी करेगी। पार्टी विचारधारा से हटके वो नहीं बोल सकते। अगर पार्टी विचारधारा से हटके कुछ बोला तुरंत इस कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, उनकी सांसद भी चली जाएगी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव हो गया, किसी व्यक्ति का अपना भी तो कुछ पॉजिटिव व्यू हो सकता है और यहाँ पे वो व्यक्ति अपना पॉजिटिव व्यू नहीं रख सकता। एक तो ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव अगर इसका अगर आपसे पूछा जाए तो पॉजिटिव ये हो गया कि सरकार का स्थायित्व बना रहता है। वैसा नहीं है कि आज सरकार है कल पता लगे चली गई, अब सरकार काफी हद तक स्थायित्व बना रहता है। तो दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति पर दल बदल के तहत कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, मतलब दल बदल पर डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास, जिसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब ये है कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद सदस्यता से अयोग्य हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे डिसीजन कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। और राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, इसको प्रेसिडिंग ऑफिसर। कि दल बदल पर कानून पर डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर लेता है, ठीक। ये चीजें अगली कौन सी वाली आ जाती है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें लोग, हमारे यहाँ शासन प्रणाली 3 स्तर पे चलती है, एक केंद्र, दूसरा प्रांत, उसके बाद हमारे आते हैं लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। तो 11वीं अनुसूची में हमने किसको शामिल किया है, पंचायती राज को। 11वीं अनुसूची में हमारा आ जाता है पंचायती राज। जो भी हमारे गांव के प्रधान वगैरह या ब्लॉक प्रमुख वगैरह, जिला पंचायत के लोग जो होते हैं, इन सबका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इसको कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में। इसका संविधान संशोधन आपसे पूछा जाए तो इसका संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 में आया और 1993 में लागू हो गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है। और पंचायती राज हमारी कैसी है, त्रिस्तरीय है।
3 लेयर पे हमारी काम करती है पंचायती राज। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत। हम लोग का पंचायती राज पूरा डिटेल में आएगा, वहां पे देखेंगे कैसे कैसे करती है। यहाँ पे इतना ध्यान रखो, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है त्रिस्तरीय सिस्टम काम करता है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत, ऐसे करके इस पूरे पंचायती राज में पंचायतों को काम करने के लिए 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय आवंटित किए गए। टोटल मिलाकर 29 विषय दिए गए हैं। इन 29 विषयों में काम करने का अधिकार किसके पास होता है? पंचायतों को होता है। ठीक, अगला हमारा कौन सा है? 12वीं अनुसूची। जैसे गांव के स्तर पे गांव के विकास के लिए पंचायती राज काम करता है, ऐसे नगरों के विकास के लिए हमारी एक सिस्टम काम करता है, इसको कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका भी हमारे 3 स्तर पे काम करती है। तो छोटे नगर होते हैं उनको क्या कहते हैं? नगर पंचायत। बड़े नगरों को क्या कहते हैं? नगर पालिका। उनसे भी बड़े नगर उनको क्या कहते हैं? नगर निगम। ऐसे 3 स्तर पे काम करती है हमारी नगर पालिका। इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993, दोनों अधिनियम एक साथ चले। ठीक है, 73 74 साथ साथ आए हैं। इनके माध्यम से पंचायती राज को जोड़ा गया है, इसके माध्यम से नगर पालिका को जोड़ा गया है। ये भी हमारा त्रिस्तरीय है। नगर पालिकाएं भी हमारी त्रिस्तरीय। जैसे आपसे अगर पीलीभीत पूछी जाए, पीलीभीत क्या है? नगर पालिका है। आगे जाके बरखेड़ा क्या है? नगर पंचायत है। बरेली पहुंच जाके क्या है? नगर निगम। छोटा सा नगर है नगर पंचायत, उससे बड़ा हो जाएगा नगर पालिका, उससे बड़ा हो जाएगा नगर निगम। तो 3 स्तर पे काम करती है। आपसे क्वेश्चन अगर बाई चांस ऐसे क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नगर पालिका का हिस्सा नहीं है? उसमें आपको विकल्प ऐसे दे दिया, ग्राम पंचायत, दूसरा आपको दे दिया नगर पंचायत, तीसरा आपको दे दिया ऐसे करके ब्लॉक, और चौथा आपको दे दिया जिला पंचायत। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कौन सा सिस्टम पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा लगाना है आपको? नगर पंचायत लगाना है। नगर पंचायत पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा होता है? नगर पालिका का होता है। वरना सोचो पंचायत तो लगा लो, ब्लॉक पंचायत लगा लो नहीं, तो ब्लॉक जो हिस्सा नहीं होगा। बाकी में तीनों में तो पंचायत साफ ही दिख रहा है कि पंचायत पंचायत पंचायत, तो तीनों क्या है? पंचायती राज का हिस्सा। गलत हो जाएगा। नगर पंचायत हमारा पंचायती राज का हिस्सा नहीं होता है। किसका हिस्सा होता है? नगर पालिका का हिस्सा होता है। बाकी के ये तीनों किसके हिस्से हैं? पंचायती राज। गांव के स्तर पर जो व्यवस्था काम करती है उसको पंचायती राज कहते हैं। नगरों के स्तर पर जो व्यवस्था कार्य करती है उसको नगर पालिका। यहाँ तक बातें क्लियर? कितनी अनुसूचियां बाद में जोड़ेंगे, कौन सी अनुसूची है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा है और उसमें है क्या, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 18 विषय दिए गए, पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं और नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए? 18 विषय। कितना कॉन्सेप्ट आपको नोट कर लो, टेबल बना लो, एक टेबल बना लो। पहले में 9वीं अनुसूची दिखा नहीं दिखा, देखो 9वीं अनुसूची और क्या हाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी भी तरीके का अगर डिसीजन लिया गया उसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये हमारे 2 केस आए थे, एक बामन राव केस, एक आगे और आएगा एल चंद्र कुमार केस। तो 2 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान का मौलिक ढांचा घोषित किया। ये जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक ढांचा घोषित किया। तो होता यह है कि एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था कि कुछ चीजें संविधान में ऐसी हैं कि वो बेसिक हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम आपका ये नोट बनवा रहे हैं, ठीक है, आपका नोट बनवा रहे हैं, अगर हमने कह दिया कि ये आपका बेसिक है, आप उसको संशोधित करिए, चेंज करिए, कोई चीज नहीं आ जाए, हम यहाँ से पढ़ा के चले गए, कोई चीज नहीं आ जाए आप इसमें शामिल कर लीजिए, कोई चीज अगर रिलेवेंट ना रह जाए उसको हटा दीजिए। लेकिन हमने आपसे कहा ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको हटा के दूसरा नोट अपना नहीं बना सकते, इसी में आप मॉडिफाई करिए, इसी को कुछ लिखिए, इसी से हटाइए, इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो संविधान को एक आ गया था केशवानंद भारती केस में कि संसद को संविधान को संशोधित करने का अधिकार है, लिखने का अधिकार नहीं।
ठीक है, तो उसको दोबारा नहीं ले सकते, तो कुछ चीजें बेसिक हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। तो जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। हर कानून को, हर डिसीजन को हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चाहे इनका डिसीजन हो चाहे किसी का डिसीजन, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं। नोट करो इसे, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन सब क्या आगे लिखो। 9वीं क्या आगे लिखो, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 9वीं क्या आगे लिखो, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। और फिर देखो भूमि सुधार से संबंधित कानून। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। उसके आगे देखो भूमि सुधार से संबंधित कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून। इसी देखो 9वीं अनुसूची के आगे स्टेज के बाद निकलो ये पर बामन राव केस, तो बामन राव केस 1981 में। बामन जितने भी केस आए सभी केस आपको ध्यान रखना कौन से केस में क्या क्या नाम है। बामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगली देखो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची इसे देखो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके आगे लिखो दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। इसी में लिख लो इस कानून के तहत निर्णय लेने का अधिकार, इस कानून के तहत निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को प्राप्त है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी को प्राप्त है। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर रहा है, तो क्या है पीठासीन अधिकारी का विरोधी कानून पर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को प्राप्त है। अगली को 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11वीं अनुसूची का भी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लगा के 1993 में आया है, 1993 को लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993। इसके आगे जो पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज ये विषय कौन कौन सी व्यवस्था है पंचायती राज का वापस आ गई। अगले देखो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची लिखो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं
ये हमारी अनुसूचियां हो गई, 12 की 12 अनुसूचियां आपको पता होनी कौन सी अनुसूची में क्या, बिना कॉपी में देखे स्टार्टिंग से लेकर एक बार सब अनुसूचियां बता दो। पहली अनुसूची में क्या है, संभव उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी में शैली, तीसरी में चौथी में सीधे रास्ता, पांचवी में शेड्यूल्ड एरिया, पांचवी में शेड्यूल्ड एरिया और छठी में ट्राइबल एरिया, पांचवी में शेड्यूल्ड एरिया और छठी में ट्राइबल एरिया। जब अगर कंफ्यूज हो कि पांचवी में और छठी में, इनमें अगर कंफ्यूज हो जाओ तो पांचवी में हमारे क्या है शेड्यूल्ड एरिया और छठी में क्या है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया रीजनिंग लगाओ, एबीसीडी पढ़ो, एबीसीडी पढ़ते पहले ऐसा आता है, टी आता है, पहले ऐसा आता है, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, एस मतलब पांचवी, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया, टी बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल एरिया मतलब छठी। जहाँ जहाँ कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन किस तरीके से दूर करो कि कई बार ऐसा हो सकता है, यही ना ध्यान रखिए शेड्यूल्ड एरिया पांचवी में है, छठी में है, ठीक है। और ऐसा ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि पांचवी और छठी इनमें है। अगर इतना ध्यान रहेगा तो आंसर लगा दीजिए कि एबीसीडी पढ़ो, एबीसीडी पढ़ोगे पहले एस फिर टी, क्यू आर एस टी ऐसे क्या है, तो पहले क्या आ जाएगा एस, फिर क्या आ जाएगा टी। तो पहले एस मतलब शेड्यूल्ड एरिया, कौन सी में है पांचवी में, टी मतलब ट्राइबल एरिया, कौन सी में है छठी। सातवीं अनुसूची क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि सबकी विद्यार्थी तीन सूचियां, कौन कौन सी, संसूची, राजसूची, संवर्ग। आठवीं में 22 भाषाएं हैं, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, बस संविधान संशोधन बता दो तीनों कौन कौन से। नंबर 1 21, फिर 71, फिर 19 है। और भाषा बता दो कौन कौन सी, पहली कौन सी है हिंदी, बाद में 3 है कौन कौन सी, नेपाली, दूसरी मणिपुरी, तीसरी कोंकणी, ये 3 हो गई। बाद में 4 है कौन कौन सी है, बोडोमान, आप लगा लो बोडो, ये क्या है बोडो, ये क्या है डोगरी, ये क्या है मैथिली और ये क्या है संथाली। ये 4 भाषाएं में जोड़ी गई हैं। बात करें संविधान संशोधन द्वारा, ये हो गया। 9वीं सूची में लैंड रिफॉर्म, 11वीं 10वीं सूची में एंटी करप्शन लॉ, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में 9वीं सूची कब जोड़ी गई, संविधान संशोधन कौन सा, पहला संविधान संशोधन। और 10वीं अनुसूची 52 संविधान 1985। 11वीं अनुसूची 13वां संविधान, 12वीं अनुसूची 14वां संविधान। ये बार घर पे जाके रिपीट कर लेना, 12 की 12 अनुसूची आपको पता होनी चाहिए कौन सी सूची में क्या है। आज देख देख के बताया, कल बिना देख के पता लग जाता, देख देख के बताया, ठीक है। तो कल जो है बिना देख के बताना, कल रिजल्ट देंगे 12 के बाद। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं संविधान के भाग, हमने हमारे आ जाते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग कितने हैं, 25 हमारे भाग हैं। विभाग आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग में क्या है। देखो लास्ट डिजिट हमारी 22 ही है, ठीक है। संविधान के जो 25 भाग है इनमें जो लास्ट डिजिट हमारी है वो 22 ही है, लेकिन टोटल कितने हैं 25 है। 20 बीच में जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए हैं वो देखते हैं। देखो देख लेते हैं कौन कौन। जो हमारी पहला भाग है, पहले भाग में क्या कहा गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। ये हमारी कौन सी में है, पहले भाग में। यही बात हमारी पहली अनुसूची में लिखी गई है और यही बात आपको पहले आर्टिकल में मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे 28 राज्यों की और 8 यूनियन टेरिटरी की एक लिस्ट दी हुई है। ये कौन सा भाग है हमारा, पहला भाग है। दूसरे भाग की अगर बात करें, दूसरे भाग में आपको किसके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, नागरिकता के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। संविधान के भाग 2 में आपको सिटीजनशिप से संबंधित कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, कौन कौन से व्यक्ति को कैसे कैसे करके हम नागरिक अपना बनाए, ठीक। उस समय के लिए नागरिकता के कॉन्सेप्ट अलग थे, आज हमारे नागरिकता के कॉन्सेप्ट अलग है, इसको देखेंगे। फिर हमारा कौन सा जाएगा, भाग 3 की अगर बात करें, 3 में आपके क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये हमारे कौन से आ जाएंगे, भाग 3 में है। इसके बाद हमारा अगला आ जाएगा भाग 4। भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 में आपको क्या मिल जाएंगे, राजनीति नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कौन से भाग में है, भाग
4 में। इनमें जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं ये सब आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या। एक एक आर्टिकल को देखेंगे, बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करेंगे क्या करेंगे। 4 के बाद अगला कौन सा है हमारा 5। 5 में क्या कहा गया है, 5 में यूनियन यानी कि संघ। 5 में कॉन्सेप्ट की पूरा संघ का सारा कॉन्सेप्ट आपको अगर राष्ट्रपति पूछा जाए, प्रधानमंत्री पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए, कैट पूछा जाए, महान्यायवादी पूछे जाए, ये सब कौन से भाग में है 5 में। यानी कि केंद्र का जितना भी कॉन्सेप्ट है संघ का कौन से भाग में आ जाएगा 5 में आ जाएगा। 5 के बाद अगला कौन सा आ जाएगा 6 की अगर बात करें तो 6 में आपको क्या मिलेगा राज्य, स्टेट, राज्य का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कौन से में आ जाएगा 6। जैसे ऐसी रैंडमली आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान के किस भाग में मुख्यमंत्री का प्रावधान है, तो मुख्यमंत्री कहाँ होता है, केंद्र में होता है, राज्य में होता है, राज्य में होता है, तो कौन सा भाग हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य का जितना भी कॉन्सेप्ट, हाईकोर्ट आपसे पूछ लिया जाए हाईकोर्ट कहाँ होता है, केंद्र में होता है, राज्य में होता है, राज्य में होता है। हाईकोर्ट कौन से भाग में है 6 में। तो राज्य का सारा कॉन्सेप्ट कौन से में है 6 में है, केंद्र का सारा कॉन्सेप्ट कौन से में है 5। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा 8। ठीक है, ध्यान रखना है संविधान में 7 नहीं है, 7 भाग ही नहीं है। कब से नहीं है वो भी देखिए, संविधान संशोधन लेके आए थे 7वां संविधान संशोधन 1956, उसके माध्यम से इसको रिवील कर दिया गया, ये हमारा हटा दिया गया है। तो 6 के बाद डायरेक्ट कौन सा आ जाता है 8 आ जाता है। तो 8 में हमारा किसका कॉन्सेप्ट दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, इनका कॉन्सेप्ट हमारा किया गया है संविधान के भाग 8 में किया गया है। भाग 8 के बाद अगला भाग हमारा आ जाएगा 9। भाग 9 की अगर बात करें यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे पंचायती राज का कॉन्सेप्ट, पंचायती राज, और यही पे यही चीज कंफ्यूज करेगी। आपको स्टेटमेंट बना के देगा, ठीक है 4 स्टेटमेंट बना के देगा, और वहाँ पे ये पंचायती राज कहाँ से कंफ्यूज करेगा अनुसूची 11 से। ठीक है, अनुसूची 11 में भी पंचायती राज है, और भाग में जो देखा है कौन से में है 9 में है। तो ऐसे करके लिख देगा कि संविधान के भाग 11 में पंचायती राज का प्रावधान है, तो भाग निकल जाएगा दिमाग से, समझे 11 रहेगा। और हाँ है तो 11 पढ़े थे, 12 तक नंबर आ रहा था, उसमें 11 में पंचायती राज आ, सही हो जाएगा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग 11 में नहीं है, अनुसूची 11 में। ठीक है, और भाग कौन सा है 9 है, जिसमें हमारा किसका कॉन्सेप्ट किया गया है पंचायती राज का। पढ़ाते हैं सही हमारा। तो पिछली बार पेट का एग्जाम हुआ था, तो पेट के एग्जाम में मूल कर्तव्यों पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ पर हैं, और वहाँ पर जो पहला विकल्प था वहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे करके अनुसूची 4A, और अनुसूची 4A होती नहीं है, ठीक है, और लास्ट में डी पे लिखा हुआ था कि भाग 4A। पहले में क्या लिखा था अनुसूची 4A, और लास्ट में लिखा था भाग 4A। मूल कर्तव्य पूछे गए, दिमाग में क्या रहा 4A, स्टूडेंट लगा के कौन सा चलाया पहला विकल्प लगा के चलाया, और यहाँ मतलब नहीं सबसे सही है, सही है, ये तो देखो लिखा है अनुसूची ध्यान में दिया, सर अनुसूची 4A लिखा हुआ है, और होना क्या चाहिए भाग। मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपके दिमाग को कैप्चर करने का काम करेगा कि आप उससे आगे बढ़ी ना, ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर लगाएगा। क्वेश्चन क्या है मूल कर्तव्य संविधान, अरे ये मूल कर्तव्य पूछ लिया, इतना सरल क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन तो गलती नहीं होगा, 4A है, ठीक है, बस बढ़ी नहीं आगे कि आगे लिखा क्या है और यहाँ पे आगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आ जाएगा कि संविधान के भाग 11 में पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है 11, 12 पढ़े थे उनमें 11 नंबर आया था, गलत हो जाए सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग 11 नहीं है, अनुसूची 11 है, और भाग कौन सा है 9। इसके बाद अगला एक आपको भाग ध्यान रखना है, भाग 9A। भाग 9A में क्या है, यहाँ पे नगर पालिकाएं, जो कॉन्सेप्ट अनुसूची 12 में है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ पे है 9A में है, वहाँ पे 11 में है, यहाँ पे कहाँ है 9 में, ठीक है। सही 9 में पंचायती राज और 9A में नगर पालिकाएं। इसके बाद एक भाग और है 9B, और 9B में क्या जोड़ा गया है, 9B में कहा गया है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां।
अब देखो जितनी भी ये ए बी सी डी ऐसे करके आते हैं, मतलब ये है कि ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। तो कौन सा भाग कब जोड़ा गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो एक संविधान संशोधन हुआ था हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान से हमने 2 भाग हटा दिए थे। एक तो भाग 7 हटाया और एक भाग 9 हटाया। ये 2 हमने हटा दिए, यही नहीं बात करना, ये 2 हमने हटा दिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। बाद में हमने क्या किया, एक संविधान संशोधन लेके आए। वो संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993। इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने संविधान में एक भाग फिर से शामिल कर दिया। वो कौन सा था, भाग 9। इसके अलावा एक अनुसूची शामिल की थी, अनुसूची कौन सी थी, 11। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला जो भाग है भाग 9, इसको बाद में जोड़ा गया और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 इसके माध्यम से इसको जोड़ा गया। हाँ पहले भी इसको हटा दिया गया था, फिर से कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 और 1993। अगला हमारा कौन सा है में 9A ए बी मतलब ये बाद में जोड़े गए। तो 9A ये कब जोड़ा गया, नगर पालिका कब जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 74वां संविधान संशोधन है 1992 1993, इसके माध्यम से क्या किया गया, एक भाग जोड़ दिया गया 9A, एक अनुसूची जोड़ दी गई, कौन सी 12। तो चाहे अनुसूची पूछी जाए चाहे भाग पूछा जाए, कौन सा संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन। अगला हमारा एक और आ जाता है 9B, बीच छूट गया यहाँ पे एक और छूट गया 4A। 9B में कौन सी है, सहकारी समितियां, और सहकारी समितियों को हमने जोड़ा था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा। सहकारी कोऑपरेटिव का मतलब होता है प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ी गई थी 9B में। संविधान संशोधन कौन सा है, 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। एक बीच में छूट गया है, एक बीच में भाग और है, ये भाग कौन सा है, 4A में क्या थे हमारे, अभी भी है फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, 4A मतलब बाद में जोड़ा गया होगा, पहले नहीं था। तो इसको कब जोड़ा गया था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 4A के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया। कितने भाग आपको याद रखना है, और अभी आगे आ रहा है बड़े इतने बीच में 4 छूट गया है, इसको चाहे यहाँ पे कोई जगह ना हो, नीचे लिख लेना, लेकिन क्रम अपना ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद 4। इसके आगे संविधान संशोधन भी लिखना कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा है। चलो देख लो, पहला भाग एक लिखो, एक उसके आगे लिखो संघ और उसका राज्य। 2 में लिखो, 2 में नागरिकता, भाग 2 में लिखो नागरिकता। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग 4 में देखो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। देखो 4A देखो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्यों के आगे लिख लो, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से
1942 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। पांच लिखो संघ, देखो छह लिखो राज्य, देखो 8 7 नहीं है, ठीक है, देखो 8 देखो संघ राज्य क्षेत्र, देखो 9 में देखो पंचायती राज, इसके आगे देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993। देखो 9A नगर पालिकाएं, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1993। 9B तो सरकारी समितियां, सरकारी समितियां, तो 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2012 हमारे विभागों में, इसके आगे का देखते और कौन से भाग हैं। 9 के बाद अगले आ जाने वाले भाग 10, 9 के बाद अगला आ जाएगा भाग 10। भाग 10 की अगर बात करें, भाग 10 में क्या कहा गया है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में बताए गए हैं, उन्हीं के प्रशासन का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 10 में। वहां पर अनुसूची 5 है और यहाँ पर भाग कौन सा है? 10 है। इसके बाद 3 भाग आते हो जाते हैं, 11, 12, 13। इन 3 में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। जैसे कि अगर 11 की अगर बात करें, 11, 12, 13 तीनों में केंद्र के यानी सेंटर के और स्टेट के आपस में क्या क्या कनेक्शन होंगे ये बताया गया। जैसे कि 11 के प्रत्येक रूप से लिखा गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ये यहाँ पे लिखा गया केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 में कहा गया है वित्त, संपत्ति एवं वाद। या इसका मतलब ये होता है जैसे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की बहुत सी संपत्तियां होंगी, दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोई संपत्ति हो सकती है, तो आपस में इन संपत्तियों को किस तरीके से मैनेज करेंगे, इनका सबका प्रावधान कौन से सूची में भाग में है? 12 में। जैसे मतलब रेलवे चल रही है, रेलवे किसकी है? भारत सरकार की। उत्तर प्रदेश से होके जाएगी तो सीधी सी बात है रेलवे की जितनी भी संपत्तियां कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन है किसकी? केंद्र की है। तो इस संपत्ति को लेकर आपस में क्या कनेक्शन होगा, क्या संबंध होंगे, ये कौन से भाग में बताया गया है? 12 में बताया गया है। 13 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो व्यापार वाणिज्य किया जाएगा, व्यापार वाणिज्य किया जाएगा, इनका आपस में क्या कनेक्शन होगा? अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में आपस में कोई व्यापार हो रहा है तो मध्य प्रदेश ये नहीं कह सकता है कि नहीं तुम्हारे यहाँ का सामान है अपने यहाँ बेचो, हमारे यहाँ ले जाओ। ठीक, तो किस तरीके से संबंध होंगे ये कौन से भाग में बताया गया है? 13 में बताया गया। उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तीनों किससे संबंधित है? सेंटर स्टेट और आपस में स्टेट के संबंध किस तरीके से होंगे। अगला कौन सा हमारा आता है? भाग 14। भाग 14 में कहा गया है केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं,
केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो कौन से भाग में है? भाग 14 में। केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करें, जैसे केंद्र के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, किसके कंट्रोल में रहती है सेवाएं? केंद्र के कंट्रोल में रहती है। स्टेट किसके एग्जाम देंगे, किसका हो जाएगा? स्टेट के कंट्रोल में हो जाएगा। तो केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 14 में। यहीं पे बीच में ये भाग हो जाता है, भाग कौन सा है? 14A। 14A में कहा गया है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को हिंदी में कहते हैं अधिकरण। अधिकरण, जैसे कि वर्तमान में हम लोग देखें, हमारा जो न्यायिक सिस्टम चलता है, उस न्यायिक सिस्टम में न्यायपालिका पर ऑलरेडी बहुत 7 से ज्यादा मुकदमे पहले से पेंडिंग में हैं। हम पता लगे और मुकदमे लेके पहुंचे जा रहे हैं, तो मुकदमे बढ़ते चले जाएंगे या उनकी संख्या कम हो जाएगी? मुकदमे और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, न्यायपालिका पर बर्डन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो कुछ ऐसे करते हैं, कुछ विशेष कोर्ट बना दिए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट बना दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड मामले उन्हीं कोर्ट में पहुंचाते हैं। जैसे ये कोर्ट बहुत चर्चा में रहता है, आपने सुना हुआ है एनजीटी, सुना है? सुना नहीं सुना? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसमें होता ये है, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं सब कहाँ जाएंगे? इसी एनजीटी में ही जाएंगे। इसी ट्रिब्यूनल का एक और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, जैसे कैट, एक और होता है सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसे मान लिया आप लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, आपको पता लगे आईएएस प्रेसिडेंट, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, कोई सी पोस्ट आपको मिल गई, तो इस पोस्ट पर काम करने के बाद अगर किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न होता है, चाहे ट्रांसफर से रिलेटेड या सस्पेंशन से रिलेटेड किसी तरीके का कोई विवाद है, तो इस विवाद को लेकर कहाँ जाएंगे आप? कैट में जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल हमारा ट्रिब्यूनल होता है, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये हमारा ट्रिब्यूनल है, कौन सा? स्टेट। अगर स्टेट सर्विस में सिलेक्ट हो गए, पीसीएस बन गए, तो कहाँ जाएंगे? सैट में। किसी तरीके का कोई विवाद है, तो ऐसे मामलों को अगर एक स्पेशल कोर्ट में भेज दिया जाए, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए विशेष कोर्ट बनाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं लोग? ट्रिब्यूनल कहते हैं। कौन से भाग में है? 14A में। ए मतलब बाद में जोड़ा गया होगा, तो कब जोड़ा गया? इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके माध्यम से संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? 14A जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन को ध्यान रखना है, बहुत बार आएगा, बहुत बड़ा संविधान संशोधन है। इतना बड़ा संविधान संशोधन है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, छोटा संविधान। वो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि संविधान के लगभग आधे से ज्यादा जगहों पर चेंज किया गया था 42वें संविधान संशोधन का। तो बड़ा संविधान संशोधन हो गया। इसी के माध्यम से देखो 14A जोड़ा गया है, 4A वो भी इसी के माध्यम से जोड़ा गया। इस ट्रिब्यूनल के बाद में अगला कौन सा जाएगा? 15। अनुच्छेद 15 में, भाग 15 में आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाचन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलेक्शन, निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कौन से भाग में आ जाएंगे? भाग 15 में आ जाएंगे। इसके बाद अगला भाग कौन सा आ जाएगा? 16। भाग 16 की बात करें, यहाँ पे SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन इनके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं भाग 16 में। जैसे कि एंग्लो इंडियन होता है एंग्लो इंडियन, आधा अंग्रेज आधा इंडियन, यानी कि ऐसे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी पूर्वज में से कोई एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा व्यक्ति कौन है? माता पिता में से या दादा दादी कोई एक अंग्रेज है, तो उनकी जो पीढ़ियां चली आ रही है कौन है? एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। संख्या कम है क्योंकि 1947 जब भारत आजाद हुआ तो सब तो अंग्रेज यहाँ से गए नहीं, बहुत से अंग्रेज यहाँ पे रुक भी गए, पर शासन प्रणाली हमारे हाथ में आ गए, तो जो लोग यहाँ पे रुक गए वो हमारे समाज में बस चुके थे, हमारे समाज के हिस्सा बन गए, तो उनके जो पीढ़ियां कहलाते हैं वो क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, जैसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, अब नहीं करता है, और विधानसभा में राज्यपाल
अगर इनकी संख्या इन सदस्य में नहीं है, ठीक है, अगर संख्या कम है तो लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को नॉमिनेट कर देता था। विधानसभा में राज्यपाल कितने लोगों को कर देता था? 1 लोगों को। इस जो हमारा आरक्षण है, इस आरक्षण को अब समाप्त कर दिया। एक संविधान संशोधन लाया गया था, 104वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से लोकसभा से भी ये समाप्त हो गया और विधानसभा से भी समाप्त हो गया। तो अगर आपको पुरानी किताबें उठा के देखोगे, पुरानी किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वहां पे आपको लिखी मिलेगी 552, ठीक है। लेकिन अब जो अपडेटेड वर्जन अगर पढ़ोगे वहां पे आपको कितनी मिलेगी लिखी हुई? अधिकतम संख्या हो सकती है 550। फिलहाल वर्तमान में होते कितने हैं? 245, ठीक है, अपने 545। तो ये 550 जो हो सकते हैं, जो सदस्य हटे हैं, ये कौन से हटे हैं? एंग्लो इंडियन हटे, ठीक है। अब ये एंग्लो इंडियन नहीं थे, तो पहले इनका कॉन्सेप्ट किया गया था, ये कौन से भाग में है? भाग 16 में, ठीक है। अगला हमारा कौन सा जाता है? भाग 17। भाग 17 में किसका कॉन्सेप्ट किया गया है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी राजभाषा का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कौन से भाग में है? भाग 17। लोग सब याद रखें। देखो यहाँ तक की जितनी चीजें हैं ये थोड़ी सी समझने वाली कम है और याद करने वाली ज्यादा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेन संविधान में एंट्री नहीं करी है। मेन संविधान में एंट्री हम लोग कल से करेंगे। भाग पूरी बात है, भाग में ऐसी कोई समझाने वाली चीज नहीं है कि जो भाग 16, 10 और 6, 16 ऐसा कोई समझाने वाली चीज, आपको ये याद ही करने हैं सारे बात। तो यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज नहीं है। हम लोग कल से संविधान में एंट्री करेंगे प्रेम्बल से, वहां से हम लोगों के समझने वाली कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे और खासकर जो लोग आर्टिकल पे आ जाए, आर्टिकल ये कल या परसों से लोग परसों या जो भी अगला दिन आएगा वहाँ से लोग आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कल हम लोग प्रेम्बल से स्टार्ट करेंगे, काफी हद तक कल हम लोग मेन संविधान में एंट्री करेंगे। अभी तक ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, खाली हम लोग को याद करने वाली चीजें थी। तो नोट सब 9वीं तक हो गया। 9वीं क्या लिख लो? भाग 10। इसमें देखो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 17 तक लिख दिए। आप इधर लिख दिए आप लोगों ने सबने, ठीक, तो हटा दें। आइए ऐसा करेंगे, कल इसको थोड़ा सा कहीं और अर्जी करवा देंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा इधर दिक्कत होती है, इसको कहीं और करवा देंगे। अगर जगह तो हुआ तो थोड़ा सा इधर बैठ जाएगा, इधर पे ना बता देंगे। देखो 17 हमारे हो गए हैं, 17 के आगे के लिख लेते हैं और कम। 17 के बाद अगला हमारा जाता है भाग 18। भाग 18 की बात करें तो राजभाषा के बाद अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसको हम लोग कहते हैं आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी। आपातकालीन प्रावधान, जो आपातकालीन प्रावधान है ये संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। हमारे 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है, 352, 356 और 360। तीनों कैसे करके लगाए जाएंगे आपातकाल आपके सिलेबस में मेंशन है, पूरा का पूरा डिटेल में आपातकाल पढ़ेंगे। 18 के बाद अगला कौन सा जाता है? 19। देखो ये तो हमारे स्पेशल भाग में कोई ना कोई स्पेशल एक चीज लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल निर्वाचन, तो सारा का सारा भाग किसको समर्पित है? केवल निर्वाचन को, इसमें और कोई चीज नहीं होगी। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो केवल ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कहीं पर सेट नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए एक अलग से भाग शामिल कर दिया है। कौन सा भाग? मिसलेनियस टाइप के, जिसको लोग कहते हैं विविध, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? तरकीब या विविध, या विविध अंग्रेजी इसको क्या कहते हैं? मिसलेनियस। तो कहीं पर भी सेट नहीं हो रहे थे, उनको कहाँ सेट कर दिया गया? भाग 19। कहीं के नहीं है, कहाँ पे जोड़ दिया गया? भाग 19 में जोड़ दिया गया। इसके बाद अगला भाग हमारा कौन सा जाएगा? भाग 20। और भाग 20 में जिस कॉन्सेप्ट को हमने शामिल किया है उसको हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की बात है, जो संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट इसलिए किया गया है क्योंकि बिना संविधान संशोधन के तो हम लोग एकदम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी हो जाते कि उस समय का संविधान बना हुआ ऐसा तो संभव ही नहीं था कि आगे इसमें कोई चीज शामिल ना की जाए। तो संविधान संशोधन किस तरीके से किया जाएगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने एक भाग में शामिल कर दिया। कौन सा है? भाग 20। इसका एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 368। पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से हम संविधान को संशोधित करेंगे। ये हमारा संविधान संशोधन हो गया। अगला हमारा आ जाएगा
भाग 21 और अगला एक और आ जाएगा भाग 22। भाग 21 और भाग 22। भाग 22 की अगर बात करें, भाग 22 में आपके कहे गए हैं संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, और यहाँ पे कहे गए हैं अस्थायी प्रावधान, टेम्परेरी प्रोविजन, अस्थायी प्रावधान। अस्थायी प्रावधान किस तरीके से, इसका एक एग्जाम्पल आपको अस्थायी प्रावधान का दे दें। जैसे जम्मू कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 में शामिल किया गया था, वो परमानेंट तो था नहीं, वो टेम्परेरी तौर पे था। वो बात होती क्या, इतने लंबे समय तक हमने उसको खींचा, हम उसको हटाया, लेकिन वो हमारी कैसा था, एक टेम्परेरी प्रोविजन था। तो उसको कौन से भाग में हमारा 21 में थी। और अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो जैसे कि जब संविधान हमारा बना तो उस समय हमारे अंग्रेजों का शासन था, भाषा सामान्यता पूरे सिस्टम की कौन सी थी, अंग्रेजी। सिस्टम क्या था, कौन सी थी, अंग्रेजी। लेकिन हम लोग उस भाषा को लेके चल रहे थे, तो भाषा कौन सी थी, हिंदी। भारतीय भाषा हिंदी थी और भाषा उसकी कौन सी थी, अंग्रेजी। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जोड़ा था कि अभी हम लोग हमारी पूरे सिस्टम की भाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी या अंग्रेजी एवं अंग्रेजी, ऐसे करके। लेकिन ये कितने वर्ष तक, ये 15 वर्ष तक। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जो अंग्रेजी का अस्थायी प्रावधान जोड़ा गया था कितने वर्ष के लिए, 15 वर्षों के लिए जोड़ा गया था कि हिंदी या अंग्रेजी में काम करेंगे। कब तक, 15 वर्ष तक काम करेंगे। 15 वर्षों के बाद या अंग्रेजी शब्द को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, केवल हिंदी रह जाएगा। और हम लोगों की राजभाषा भी कौन सी है, हिंदी, लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो हम प्रमोट किसको करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे या अंग्रेजी शब्द हटा देंगे। तो 15 वर्षों के लिए जोड़ा गया। ऐसा कॉन्सेप्ट था, अस्थायी था, टेम्परेरी था। ऐसे बहुत से प्रावधान थे जिनको अस्थायी तौर से जोड़ा गया है। कौन से भाग में थे, 21 में। 22 में हमने संक्षिप्त नाम शामिल किए। संक्षिप्त नाम क्या होता है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक शब्द आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत लंबा नाम हो गया, ठीक है भाई। हम लोग उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम उनका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना लिखे, ये हम इसको क्या लिख दिया जैसे DPSP, हम इसको लिख दिया DPSP। तो हम लोग तो संविधान पढ़ रहे हैं, हमें तो पता है कि DPSP मतलब क्या है। जिसने संविधान नहीं पढ़ा, जिसको पता ही नहीं संविधान क्या है, वो तो पता नहीं DPSP का मतलब ABCD लिखने को थे उल्टा लिख दिया, आता नहीं होगा इसलिए ABCD, इसलिए उल्टा सीधा DPSP ऐसे करके लिख दिया। उसको थोड़ी पता है कि DPSP क्या है। ऐसे में बहुत जगहों पर हमने यहाँ पे DPSP लिख दिया, कहीं पे ऐसे करके FR लिख दिया, कहीं पे ऐसे करके FD लिख दिया, ऐसे अपने संविधान में नोट में जगह जगह लिख दिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति इनको समझ सके, ऐसे जब हमारा नोट कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में हम एक पन्ना लिखेंगे, उस पन्ने में हम लिखेंगे DPSP, उसके आगे लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप कोई भी किताब उठा के देखोगे लास्ट में आपको इंडेक्स मिल जाएगा, उस इंडेक्स में शब्दावली की पूरी उसकी संक्षिप्त नाम और पूरा नाम ऐसे करके लिखा होगा। वही सब कहाँ पे लिखे गए हैं, आपका संविधान में ऐसी बहुत सी शब्दावली है जिनको हमने पूरा नाम ना लिख के वहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है, और उस शॉर्ट को हमने डिटेल में कहाँ पे कर दिया है, भाग 22 में कर दिया। ठीक, तो ये हमारे संविधान के भाग 22। भाग 22 जरूर में है, लेकिन यहाँ पे वो कितने गए, 25। आप उठा के अपने देखोगे कैसे लगे, देखो नंबर कितने आए हैं, 22। यहाँ से ये घटा दो, कौन सा 7 घटा दो, कितने रहेंगे हमारे 21 में जोड़ो, देखो कौन कौन से। अगला है हमारा 4A, ये 4A आया है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 9A के बाद अगला हमारा आ जाएगा 9B, एक ये आया है। 9B के बाद कौन सा आ जाएगा, 14A, कितने आए हैं, कितने हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, कितने हो गए, 25 बार हो गए। लेकिन लास्ट डिजिट हमारी कौन सी है, 25। ऐसे हमारे आर्टिकल हमारे हैं जरूर 460 के आसपास, लेकिन जो लास्ट आर्टिकल हमारा 395 तक ही है। ठीक है, बीच में जोड़े गए हैं ताकि जैसे आपको नोट बन गया है, अगर इसको आपको अपडेट करना हो तो क्या करोगे, बीच में कहीं पे लिखोगे या लास्ट में पढ़ना जोड़ोगे, बीच में कहीं लिखोगे ना, कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं वहीं पे कुछ ना कुछ ऐड कर लोगे। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स लिखे कहीं पे है और उसमें कुछ ऐड करना पड़े तो लास्ट में पढ़ना जोड़ो, तो पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं वहीं पे ऐड करना है। ऐसे करके संविधान में किया गया, जहाँ पे जो आर्टिकल है और जहाँ पे जो भाग है वहीं पे जोड़ा गया है। इसकी लास्ट डिजिट से आगे इसको नहीं बढ़ाया। ठीक, तो
लास्ट हमारा कौन सा हो गया, कर लिए हो गए। यहाँ तक के हमारे संविधान के भाग हो गए, भाग बाय। अब हम लोग एंट्री करते हैं संविधान में, और यहाँ पे पहला हमारा क्या है, प्रस्ताव। तो पहले पूरी प्रस्तावना नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ो। मेरे डाल लो संविधान की प्रस्तावना। अब यहाँ से आपको सारी चीजें समझने वाली है। एक काम हम लोग क्या करेंगे, अब अभी तक अब धीरे धीरे करके तो थोड़ा सा लोग भी आ जाएंगे, तो आपको जब थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन क्या करें, डेली आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो कि भाई जो टाइप के हैं उनको यहीं पे आपसे करवा के यहीं आपसे पूछ लिया करेंगे। तो कोई एक्सप्लेनेशन है वो भी दे दिया करेंगे। जैसे पीवाईक्यू करने का आप लोग ये क्वेश्चन लिया, 4 उसके विकल्प हैं, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन का विकल्प ये है, चार ये बात खत्म। ठीक है, इसी बात खत्म नहीं होती है। ठीक है, 4 विकल्प में आपको काम करना है। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, आपको पहला भाग लिखना है भाग 3। आगे के और क्या लिखा हो इससे मतलब नहीं, आपने क्या लिया कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3, बस ये वाला रख दिया, बस आगे नहीं जाना है, ऐसे नहीं। ठीक है, और भी करना है, यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, इसमें वर्क करना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब जरूरी नहीं है हर बार यही वाला रिपीट होगा, यही पूछा जाएगा कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में, पिछली बार ये पूछ दिया, यहाँ पे पता लगे इसमें लिखा हुआ भाग 4, तो हम तो भाग 3 रट के गए और पूछ दिया कि संविधान के भाग 4 में क्या है। ठीक, तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन पे वर्क करना है कि चारों ऑप्शन में क्या है। ठीक, तो हम लोग ऐसे वैल्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। ठीक, तो पहले मैं नहीं कर रहा हूँ संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना पूरी नोट करो। देखो क्या प्रस्तावना में लिखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सेकुलर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कमा लगा क्या लिखो, विचार, 3 प्रकार के न्याय हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, कॉमन लगा के लिखो, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की
समानता प्राप्त कराने के लिए एवं उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता इंटेग्रिटी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित एवं अंगीकृत करते हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आपको पूरी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रस्तावना लिखने के लिए आई, प्रस्तावना लिखने नहीं आई, लेकिन प्रस्तावना अगर आपको पूरी पता होगी तो प्रस्तावना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दोगे। देखो किस तरीके से प्रस्तावना, आप देखें प्रस्तावना है क्या। देखो प्रस्तावना में जो शब्दावली दी गई है वो कौन कौन सी है और उसका क्रम क्या क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, स्टार्टिंग से देखोगे और यही क्रम है। क्रम ध्यान रखना है, क्रम पूछा गया, एक बार पूछा गया कि ये जो प्रस्तावना में शब्दावली दी गई है इनका क्रम क्या है। ऐसी करके क्रम है कि सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, फिर पंथनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, फिर लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और फिर गणराज्य को क्या बोलते हैं लोग, रिपब्लिकन। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से इतनी शब्दावली दी गई। और क्या है, इसी प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? ये 3 प्रकार के न्याय है हमारे। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखना, यहाँ पे धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। ठीक है, 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इन 3 प्रकार के न्याय की बात कहाँ पर की गई है? यहाँ पर भी की गई है, सीपीएससी में भी की गई है। इसके अलावा और अगर देखें तो 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता हो जाएगी। और इस संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारे संविधान को अधिनियमित करने की तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान अधिनियमित कर दिया गया। ये जो पूरी की पूरी प्रस्तावना है, जो हमारा मूल संविधान जो लागू हुआ था, उस मूल संविधान में ऐसी प्रस्तावना नहीं थी।
ठीक है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस उद्देशिका प्रस्ताव में इतनी सारी बातें नहीं थी, इसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, तो संशोधन कौन सा है? उस संशोधन का नाम ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अभी तक के इतिहास में केवल एक बार इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और संशोधन करके 3 शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। ये 3 शब्द देखो कौन कौन से हैं। एक शब्द हमारा हो जाएगा समाजवादी। एक समाजवाद शब्द है, ये हमारा मूल प्रस्तावना में या मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो पहला शब्द जो जोड़ा गया वो कौन सा है? समाजवादी, सोशलिस्ट। भारत कैसा स्टेट है? सोशलिस्ट स्टेट है। पहले आपको समाजवाद की व्याख्या से संबंधित एक केस बताया था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समाजवाद की व्याख्या की थी, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी गांधीवादी और मार्क्सवादी। तो भारत का समाजवाद गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। ये व्याख्या किस केस में की थी सुप्रीम कोर्ट ने? बता रहे पहले केस कौन सा केस आया? ध्यान रखो कौन सा केस? DS नकारा केस। अरे कल ना DS नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस समाजवाद की व्याख्या की है कि हमारा समाजवाद कैसा है? हमारा समाजवाद गांधीवाद को झुका हुआ है। अभी देखेंगे कि किस तरीके से समाजवाद गांधीवाद को झुका हुआ है। दूसरा एक हमारा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। जो पंथ निरपेक्ष है ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एक शब्द और जोड़ा गया था, ये शब्द कौन सा है? अखंडता। या पूरी प्रस्तावना पढ़े तो क्या है? एकता और अखंडता। जो अखंडता शब्द है ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो 3 शब्दावली, एक कौन सी? समाजवादी, दूसरी पंथ निरपेक्षता और तीसरी कौन सी? अखंडता। ये 3 शब्द हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको भी नाम दिया है, क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार लौट के आएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन बार बार आएगा, और जब जब आएगा तो ये ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में पहली बात तो आपको सभी शब्दावली का एक क्रम ध्यान रखना है कि कौन सी शब्दावली कैसे है। ये वाली शब्दावली सबसे पहले कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न के बाद कौन सा? समाजवादी। समाजवादी के बाद कौन सा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्र। लोकतंत्र के बाद गणराज्य। ये इसके बाद 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 2 प्रकार की समानताएं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन सभी शब्दावली का मतलब क्या होता है? गणतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र किसको कहते हैं? पंथ निरपेक्ष किसको कहते हैं? ये भी समाज को ध्यान रखना है, ये हम इसको बता देंगे। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। वो संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से 3 शब्दावली जोड़ी गई है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। प्रस्तावना पूरी लिखी हुई है, उसी के अगर लिख लो तो लाइन लिखो, वो स्टेटमेंट बना के लिखो। पहला पॉइंट लिखो, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। अगला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए। 3 शब्द शामिल किए गए। नंबर एक समाजवादी।
नंबर 2 पंथ निरपेक्ष समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 अखंडता यानी कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी। ठीक है, तीन शब्दावली कब जोड़ी गई है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक, अब इन सभी शब्दावली की हम लोग मीनिंग देख लेंगे कल कि समाजवाद किसको कहते हैं, पंथनिरपेक्ष किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं। समाजवाद के बारे में कल आपको बताया भी था थोड़ा सा। दो शब्दावली होती है, एक होता है समाजवाद और दूसरा कौन सा होता है? पूंजीवाद। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। समाजवाद में सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? राज्य के हाथ में। पूंजीवाद में पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? मार्केट के हाथ में, यानी कि सारी संपत्ति का हेड मालिक समाजवाद में कौन होता है? सरकार होती है। और पूंजीवाद में कौन होता है? बाजार होता है। लेकिन हमारे यहाँ पूरी तरीके से समाजवाद भी नहीं है, हमारे यहाँ पॉजिटिव समाजवाद यानी कि जातिवादी समाजवाद है। तो हमारे यहाँ व्यक्तिगत संपत्ति को हतोत्साहित नहीं किया जाता, तो अपनी संपत्ति रख सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे समाजवाद क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या, लोकतंत्र। ठीक है, इसको सबको कम करें। ठीक है, ये हम करते हैं। इसी तरीके का कहीं पर कोई डाउट तो नहीं रह जाता है, कहीं पे कोई अगर डाउट रह जाए करे, ठीक है, तो पूछ लिया करो, बता दिया करो, चाहे यहाँ पूछ लिया करो चाहे बाहर, उसके बाद पूछ लिया करो, बता दो। ठीक है, कल क्लास का टाइम चेंज हो गया 10:30 मिनट।